अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कल रात गए कौम से ख़िताब किया। मैं चाहूँगा ज़रा कुछ हम उस हवाले से बात कर लें। एक तो रिलीफ पैकेज है, सबसे बड़ी हाईलाइट जिसका उन्होंने कल ऐलान किया। उसके साथ साथ मुख्तलिफ अहम इशूज़ हैं जिनको उन्होंने एड्रेस किया। बड़ा मुख्तलिफ था ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िताब से ये ख़िताब। एक तो ये फिलबदी नहीं था वाज़े तौर पर, दूसरा उन्होंने नाम नहीं मेंशन किया। वो एक शख्स कहकर मुखातिब करते रहे लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब का नाम नहीं लिया, लेकिन कमोबेश तमाम तर चीज़ों पर रोशनी डाली और फिर सख्त फ़ैसलों की बात की। इससे पहले वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा ये वाज़े कर चुकी हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। दूसरी जानिब खान साहब का 6 दिन का अल्टीमेटम है, वो भी द क्लॉक इज़ टिकिंग और टाइम गुजरता जा रहा है कि खान साहब किस तरह से मार्च करेंगे। वो गो के नाराज़ भी हैं अपने जो उनके अरकान असम्बली हैं उनसे, और अरकान असम्बली खान साहब से नाराज़ है कि आपने किसी से मुशावरत के बगैर ये 6 दिन की तारीख कैसे दे दी। हुकूमत भी निमटने के लिए तैयार है। तो अब वाज़े तौर पर ये चीज़ तो नज़र आ रही है कि मुश्किल फ़ैसला सबसे पहले पेट्रोलियम मसनूआत का था, वो कर लिया गया। अब मज़ीद मुश्किल फ़ैसले लेने के लिए भी ये मौजूदा हुकूमत इत्तेहादियों के साथ मिलकर तैयार है, और बज़ाहिर ये भी कहा जा रहा है कि ये अपनी मुद्दत जो है इसको पूरा किया जाएगा और दिसंबर जनवरी में जाकर जो ये तमाम तरह इस हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं उनके समरात अवाम को मिलेंगे। तो खान साहब अब किस तरीके से क्या प्रेशर एग्जर्ट कर सकते हैं, दोबारा मार्च करते हैं नहीं करते हैं, कितने लोग लेकर आएंगे, ये सारी की सारी इस वक्त की सूरत हाल। इसके साथ साथ अहम तकर्रियाँ जो हैं उनके लिए भी मुशावरत जारी है। चेयरमैन नैब के हवाले से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर इत्तफाक हो गया है। मुख्तलिफ नाम ज़ेर गौर थे, दीगर मामलात हैं, फिर हम कानून साजी के हवाले से देख रहे हैं कि मुख्तलिफ बिल्स हैं, और ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद और एक तरीके से जो अपोजिशन मौजूद है जिसको राजा रियाज साहब लीड कर रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें इस वक्त पार्लियामान में हो रही हैं। और अब रीविज़िट किया जा रहा है पीटीआई के कैंप की तरफ से कि पार्लियामान में ना होने का उन्हें इस वक्त फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। और सवाल ये भी है कि आया आने वाले दिनों में दोबारा पार्लियामेंट की जानिब लौटने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि इस वक्त ख़बरें ये हैं कि राजा परवेज़ अशरफ साहब तेज़ी में इस्तीफ़े भी कबूल करना चाह रहे हैं, इंडिविजुअली एक एक को बुलाकर। वो चाह रहे हैं री इलेक्शंस हो जाएं और ये लोग मुस्ताफ़ी हो जाएं। तो इस वक्त बज़ाहिर हुकूमत मुश्किल फ़ैसले हैं, उनके लिए भी मामलात मुश्किल है, लेकिन वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो बड़ी हद तक हमें अब बंद गली में दाखिल होती दिखाई दे रही है। मैं ओवरऑल इस पूरी की पूरी सिचुएशन पर आज के प्रोग्राम में तफसील से बात करना चाहूँगा। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर मोहम्मद अहमद पंसोटा साहब, बहुत शुक्रिया। सीनियर कानूनदान है आपके वक्त का। सलमान आबिद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। और मुबशिर बुखारी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। बैरिस्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए सबसे पहले जो कल वज़ीर-ए-आज़म साहब का ख़िताब था, ज़ाहिर है पूरी कौम ने उसको देखा सुना, आप कैसे देखते हैं उसको? कितना मुख्तलिफ था ये जिस तरह खान साहब ख़िताब करते रहे हैं और बेशतर ख़िताब किए हैं उन्होंने, ये शहबाज शरीफ साहब का ख़िताब इस मुश्किल हालात में कितना इफ़ेक्टिव था आवाम के लिए? और एक तरफ आप 30 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत में बढ़ा रहे हैं, मज़ीद बढ़ाने हैं, फिर आप बेशक एक अच्छा ख़िताब भी करें, लेकिन अवाम के ज़ख्मों पर किस हद तक मरहम है? थैंक यू जी। मेरे नज़दीक जो खिताब था प्राइम मिनिस्टर साहब का रात, वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था, जो कि ऑफ कोर्स इमरान खान साहब भी किया करते थे जब वो इक़्तिदार में थे। लेकिन इमरान खान साहब का और उनका अगर मुआवजा किया जाए तो बुनियादी फ़र्क था। इमरान खान साहब फिलवदी बोलते थे, कल उन्होंने एक रिटन स्पीच जो है उसको पढ़ा, जिसका ऑफ कोर्स वो इम्पैक्ट नहीं आता जो एक एक्सटेम्परे बोलने का इम्पैक्ट आता है। अब उसके कंटेंट पे अगर आप जाएँ तो आप देखें तो उन्होंने जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की कि जो फ्यूल प्राइसेस को बढ़ाया गया है, पेट्रोल प्राइसेस को इन सब को बढ़ाया गया है, वो जस्टिफिकेशन इसलिए शायद एक्सेप्टेबल ना हो। वेयर एज आई एम ऑफ फर्म व्यू कि प्राइसेस बढ़ाना इस वक्त नीड ऑफ द डे है और बढ़ानी पड़नी भी थी और चाहिए भी थी बिकॉज ऑफ द IMF प्रोग्राम और इंटरनेशनल प्राइसेस की हाई पे। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर वो हम अंग्रेजी में कहते होते हैं, यू कैन नॉट ब्लो हॉट एंड कोल्ड इन द सेम ब्रेथ। शहबाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी के तमाम नुमाइंदगान पिछले 1-2 महीनों में अगर आप देखें तो दे हैव टेकन अ स्टांस ऑन फ्यूल प्राइसेस हाइक। मरीम नवाज साहिबा की तकरीर मौजूद हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, तमाम टॉप लीडरशिप जो राना साहब ने की है। तो उस सिचुएशन में जब वो उस चीज़ से रिवर्ट करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि लोगों ने इतना उसको बाय करना है या बाय किया होगा। बट ऑफ कोर्स एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनका बिल्कुल हक है कि वो कौम को खिताब करें। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर जब भी कौम को खिताब करते हैं उस टाइम पर जो सिचुएशन होती है उसको ये लिया जाता है कि जैसे तशवीश की सिचुएशन है, वरना प्राइम मिनिस्टर को ज़रूरत नहीं कि वो कौम से खिताब करें।
मैं रात के खिताब को समझता हूँ कि इट वाज गुड कवर अप, इट वाज ट्राइंग टू कवर अप द होल सिचुएशन, बट शायद वो इतना सक्सेसफुली उसको कवर अप करने में कामयाब नहीं हुए, और वो आपको इन द नेक्स्ट फ्यू डेज नजर आ जाएगा, क्योंकि इलेक्शन मुझे लगता है कि जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है वो अराउंड द कॉर्नर है, और वो इतना शायद आसान ना हो उनको डिले करना। ठीक है, लेकिन वैसे सब जितनी भी चीज़ें कह दी गई हैं, वज़ीर इत्तलात कह रही हैं, बाकी लोग कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ने भी अब जब ये तहिया कर लिया कि मुश्किल फ़ैसले करने के लिए तैयार हैं, फिर आपको क्यों इलेक्शंस अब किस तरीके से नज़र आते हैं कि अराउंड द कॉर्नर अब भी हो सकते हैं? क्योंकि ख़बरें तो ये थी हमारे पास कि शायद ये मुश्किल फ़ैसले ना लेते, अब बजट भी देंगे, फिर अगले बजट तक अगर रिलीफ नहीं देना तो बड़ा मुश्किल होगा। आपको क्यों लगता है कि इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर है? मैं इसलिए समझता हूँ जी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली या लीगली स्पीकिंग जो इस वक्त एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसकी बुनियादी क्रेडिबिलिटी, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्रेडिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, वो शायद मेरी नज़र में इतनी नहीं है, और बहुत आप लोग ऐसे हैं जिनकी नज़र में नहीं है। दूसरी बात, आप गवर्नमेंट की तो चले सिर्फ झूठी सच्ची क्रेडिबिलिटी है, जो ऑपोजिशन है इस वक्त तो राजा रियाज साहब लीड कर रहे हैं, उस ऑपोजिशन को आप किसी भी जी शऊर आदमी है जिसने थोड़ा सा आइन का मुतालिया किया हुआ है उससे पूछें तो वो आपको आगे से कहेगा कि ये इस किस्म की ऑपोजिशन है, ये वो ऑपोजिशन है जो गवर्नमेंट तकरीर कर रही हो तो डेस्क पर जा रही होती है, और इवन अदरवाइज उसकी लीगैलिटी मेरी नजर में कोई नहीं। उससे मशावरत करके जब इतने बड़े फैसले किए जाएंगे, देखिए मेरा अपना व्यू ये है कि लेजिस्लेशन जो उन्होंने किए हैं इमरान खान साहब ने एक शो ऑफ पावर किया और उससे ये क्लियर हो गया कि डिस्पाइट हडल्स एंड ऑल ही इज इन अ पोजीशन कि कुछ जो लोग हैं उनको लेकर इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। वैसे तो जिस लेवल का रोका गया रुक जाना चाहिए था, लेकिन अब वो जो 6 दिन की डेडलाइन है वो इतनी इजी नहीं है टू फेस, और पीएमएलएन की अपने हल्के ये क्लियरली समझते हैं, बेशक उनकी पब्लिक परसेप्शन जो भी हो, कि इलेक्शन ही इसका वाहिद रास्ता है। अगर इलेक्शन ना होने का किसी को फायदा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें हैं जिनकी ऑलरेडी बड़ी गिनती की सीट्स होती हैं। पीएमएलएन और पीटीआई दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और पीएमएलएन भी चाहेगी कि वो काम जो इंपॉर्टेंट है और ये परसेप्शन डिस्पेल करके यदि हम इनके खौफ से इलेक्शन नहीं करवा रहे तो वो कर दें, तो वो काम तो उन्होंने तकरीबन 90% कर ली है। ओवरसीज वोटिंग का आपके सामने है, उसके अलावा अगर आप देखें जो लॉ पास किया है अमेंडमेंट उसमें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस की है, तो मेरा ख्याल है इस वक्त जैसे आइडियल सिचुएशन के वो इलेक्शंस में चले जाएं, वरना बजट पास करना, बजट में कोई अच्छी रिलीफ देना शायद उनके लिए पॉसिबल ना हो इस स्टेज। ठीक है जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं सलमान आबिद साहब की जाने बढ़ूंगा। सलमान आबिद साहब, आप भी जो कल की जो खिताब है कौम से और फिर जो बातें सामने आ रही हैं, मरियम साहिबा फरमा रही थी 6 दिन तो क्या 6 सदियों तक आप इस्लामाबाद नहीं आ सकते, आपको भी लगता है कि ये सारी की सारी सिचुएशन बिल्टअप हो रही है फॉर इलेक्शंस, या अब तो बजट के हवाले से तफसीलात आ रही हैं, एक मुश्किल तरीन बजट देकर ये गवर्नमेंट फिर इलेक्शंस में अगर चली जाती है तो उनको तो फिर अपनी शिकस्त साफ नज़र आएगी, कोई सिचुएशन बनती नज़र आ रही है? पहले मुझे ज़रा शहबाज शरीफ साहब के खिताब के हवाले से बता दें, उस पर रोशनी डाल। देखिए, जहाँ तक कल शहबाज शरीफ साहब के खिताब का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है इसमें कोई नई बात नहीं है, मां सिवाय ये कि उन्होंने इस अज़म का इजहार किया है कि वो उनकी हुकूमत जो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी। जो माशी रिलीफ उन्होंने दिया है वो तो उन्होंने अगले बजट के साथ जोड़ा है, और इस वक्त उन्होंने ये भी बता दिया कि आने वाले दिनों में माशी फैसले सख्त होंगे, कोई बड़ा रिलीफ नहीं मिलता। लेकिन देखिए, असल तो सवाल है ना वो ये कि हमारी कौमी सियासत इस वक्त 2 नुक्तों पे फंस गई है। इमरान खान साहब फौरी इंतखाबात चाहते हैं और हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरा करना चाहती है। अब ये देखिए, इस पर टकराव है, और 6 दिन के बाद जब इमरान खान साहब स्ट्रैटेजी अनाउंस करेंगे तो देखना ये होगा कि वो क्या अगला लाहेमर इख्तियार करते हैं जिसकी बुनियाद पे वो हुकूमत पे दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज आपने देखा होगा कि डॉन अखबार की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि 3 लोगों ने, यानी एक साबिक चीफ जस्टिस हैं, एक रिटायर्ड जर्नैल हैं और एक बड़े मारूफ सनतकार हैं, इन 3 लोगों ने वहां पर इंटरवीन किया और दामन के तौर पर जो है इमरान खान साहब को कहा कि आप जो है ये धरना खत्म कर दें, हम आपको इस बात की जमानत देते हैं कि आने वाले दिनों में यानी जून में असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। अब देखना यह
यह है, क्योंकि लोग ये सोच रहे हैं कि इमरान खान ने ये जो अचानक धरना कैंसिल किया था, इसके पीछे क्या वजह है, क्या सियासी मोहरिकात है, किसने आके उनको खामोशी का एक पैगाम दिया। तो मुझे लगता है कि 6 जून को ये सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि क्या मामलात में कहीं कोई इंटरवीन हुआ था, क्या किसी तरीके से सब लोग तहकीक करते कि नहीं, और अगर नहीं करवाई तो फिर 1 जून को इमरान खान साहब जो अगली स्ट्रेटेजी अनाउंस करेंगे वो भी यकीनी तौर पे फिर टकराव की सियासत को पैदा करेगा। पाकिस्तान का सियासी और माशी इस्तेहकाम जो है वो पीछे चला जाएगा और एक टकराव की सियासत हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हमें देखने को मिलेगी। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब खामोशी से घर बैठ जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। और जो एक मफाहमत का रास्ता भी निकाला है इमरान खान साहब ने, कल जो ऑफर किया है उसको भी उन्होंने मशरूत किया है कि पहले आप इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें और उसके बाद इंतखाबी मामलात के ऊपर वो बातचीत करने के लिए तैयार है। यानी ये नहीं कहा कि इन सब्जियों को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने का वो मौका देंगे। तो मुझे लगता है कि इस वक्त एक टकराव की कैफियत है हुकूमत और अपोजिशन में, और हुकूमत ने यह तय कर लिया कि ताकत के अंदाज में इनको दोबारा इस्लामाबाद नहीं आने देना, जिसका इजहार कर राना सनाउल्लाह साहब ने भी किया है, हुकूमत ने भी किया है। तो एक टकराव का मंजर है, अब देखते हैं कि लेकिन ठीक है। सलमान आबिद साहब, पॉइंट आ गया आपका। मैं ज़रा मुबशिर बुखारी साहब की जानिब बढ़ूंगा। सलमान साहब पॉइंट टेकन, मुबशिर बुखारी साहब की जानिब बढ़ूंगा। मुबशिर साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त सारी सिचुएशन को? टू बिगिन विद शहबाज शरीफ साहब का खिताब कल आपने कैसे देखा, कितना मुख्तलिफ पाया इसको इमरान खान साहब के खिताब से? और बाकी जो इस वक्त बात चल रही है, ये क्या 2 से 3 दिन हैं इस महीने में रह गए, बाकी अचानक ऐसा क्या होगा कि वो इतने मुश्किल फैसले भी लें और फिर इंतखाबात की तारीख की तरफ भी चले जाए? आपने सवाल में खुद ही पॉइंट आउट कर दिया कि कौन सी ऐसी चीज़ हो गई कि मुश्किल फ़ैसले भी लें और फिर इंतखाबात में भी जाएं। देखिए, कल की तकरीर के हवाले से तो जब भी कोई मुश्किल फ़ैसला आता है, और उसमें फिर हमने माजी में भी देखा, जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है कौम से ख़ताब ज़रूर करता है। फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो मुश्किल फ़ैसला के साथ साथ उन्होंने आइंदा आने वाले दिनों में एक ख़ास तबके के लिए रिलीफ़ की बात भी की, जिसके लिए पेट्रोलियम की प्राइसेस के ऊपर एक फार्मूला बन रहा है। देखिए वो क्या बनता है। एक तो ये बात थी, दूसरा ये जोश ख़ताबत जो है वो मफकूद था, जो उनका एक्सटेम्परी ख़ताबात में होता है, अशार होते हैं। एक सामने टेली प्रॉम्प्टर पे लिखी हुई तकरीर थी और केयरफुल जेस्चर था। मतलब मेरा ख्याल है कि ये इतने पेडिस्टल पे जो बंदा बैठा हो उसको अपने अल्फाज नपे-तुले अंदाज में ही इस्तेमाल करने चाहिए। सो अदरवाइज़ कोई बड़ा कोई ऐसी चीज़ नहीं थी अनहोनी। अब आते हैं मौजूदा सिचुएशन पे। दोस्तों का ख्याल है कि इलेक्शन की तरफ जो है वो जाना चाहिए और शायद चले जाएं, लेकिन मैं उनसे एहतराम के साथ इख्तलाफ करता हूं, क्योंकि आप देखिए जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपना लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया तो मुसलसल इमरान खान साहब को ये कहते रहे कि जनाब आप इलेक्शन करवा दें, असम्बली तोड़ दें, इलेक्शन करवा दें। अल्टीमेटली इमरान साहब ने वही सारा कुछ करने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब वो पानी गुजर गया तो अभी इतने कड़वे फैसले भी लिए, लॉन्ग मार्च भी इमरान साहब का फेस कर लिया, वो बैठे नहीं बैठे ये एक अलहदा बहस है। और उसके बाद आपने पेट्रोलियम प्राइसेस भी बढ़ा दी, आपने बजट भी देना है जिसमें आप मज़ीद सख्त फैसले करेंगे, और उसके बाद कोई मंतक नहीं बनती कम अज़ कम मेरे जहन में कि ये फ्रेश इलेक्शन के लिए जाएं। और एक लिटमस टेस्ट जो है वो इन्होंने जो है डिसाइड किया हुआ है 17 जुलाई का, जो पंजाब में 20 सीटों पे होना है, उसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। तो ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ये अगरचे रूलिंग अलायंस में भी इस वक्त कन्फ्यूशन है, लेकिन बहरहाल वो कन्फ्यूशन का लेवल काफ़ी कम हो गया है और यही सोचा जा रहा है कि इलेक्शन हम अभी नहीं करवाएंगे, इलेक्शन हम बजट के कुछ अरसे बाद देखेंगे हवा किस तरफ जाती है, फिर क्या होता है। हम डिलीवर जो कर रहे हैं, जो सख्त फैसले हैं, उसके समरात कुछ पॉजिटिव आए हैं। इस वक्त बुनियादी तौर पर अरसलान भाई मामला ना इमरान खान का है, ना शहबाज शरीफ का है, ना आसिफ जरदारी का है, ना सुप्रीम कोर्ट का है और ना ही आर्मी का है, मसला रियासत पाकिस्तान का है। और रियासत पाकिस्तान को बचाने के लिए ज़रूरी है कि इस वक्त हम अपने आप को मुआशी तौर पे मजबूत करें और
मुआशी सस्टेनेबिलिटी के लिए मतलब सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। अच्छा, आप आज इलेक्शन अनाउंस कर दें जी, ठीक है, बजट दे के इलेक्शन अनाउंस कर दें, क्या होगा? क्या हमारी जो मुआशी मजबूरियां हैं या जो मुआशी चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम कर लेंगे? आपने IMF से डील की, इसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सऊदी अरब से आपको कुछ एक पैकेज आएगा, उसके बाद UAE और कतर से आएगा। तो वो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल लीडरशिप ही जो है, और जिसने फ्यूचर में इलेक्शन में जाना है, इंटरनेशनल कम्युनिटी उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करेगी बनिस्बत उसके जो आपके 90 दिन के अंदर जो लोग आए हैं, 90 दिन में भी शायद वो 75 दिन रहें उनकी निस्बत। तो मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पे इलेक्शन पे जाएंगे, और मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे जाना भी नहीं चाहिए। जहाँ तक इमरान खान साहब की बात रही, तो एक बात पे मैं ये कहूँगा कि पंजाब में हमें बड़ा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन यहाँ से जो हमें उन गैप नज़र आया, जो यहाँ पे हम स्ट्रेंथ उनकी एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं हुआ। ठीक है, बहुत हुआ। मैं आपको याद दिलाता हूँ, डॉक्टर ताहिरुल कादरी 25,000 बंदों के साथ मॉडल टाउन से निकले थे। इसी लेवल के और शायद इससे ज़्यादा लेवल के अरेंजमेंट्स थे, उनके पास भी क्रेन थी, सारी रुकावटें हटाते 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 वो इस्लामाबाद पहुँच गए। तो जिन्होंने पहुंचना होता है, फिर वो ये जस्टिफिकेशंस नहीं देते कि गवर्नमेंट ने रुकावट डाली। मियां नवाज शरीफ, ठीक है, मुबश्शिर साहब पॉइंट आपका आ गया। मैं जरा बैरिस्टर साहब की जानिब वापस बढ़ूंगा। ठीक है बैरिस्टर साहब, ये जो खान साहब का मार्च है या अब जो मुतवक्के मार्च है, वो अपनी स्ट्रैटेजी तो बताएं। अभी सलमान आबिद साहब ने एक बात की, डू यू रियली थिंक कि बीच में कोई मीडिएटर रहा होगा जो वजह बनी होगी खान साहब के जाने की? क्योंकि अब तो ये बातें ओवर रूल हो रही हैं कि ऐसी शायद कोई बात नहीं थी, उनके पास उतनी तादाद नहीं थी, इस वजह से वो नहीं रुके। डू यू थिंक कि कोई मीडिएटर रहा है उस वक्त बीच में जिसकी वजह से खान साहब को अपना फैसला वो लेना पड़ा था? मैं तो सर समझता हूँ, आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू प्रेडिक्ट इन पाकिस्तान इज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, बिकॉज जो एक सामने चल रहा होता है वो हमारे लिए होता है, हमारे और आप जैसे लोगों के लिए होता है, लेकिन जो पश्चे पर्दा चल रहा होता है वो एक पॉलिटिशियन के अपने लिए होता है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान में कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई थर्ड फोर्स सेटलमेंट करा रही हो, वो जुडिशरी की फॉर्म में हो, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की फॉर्म में हो, या कोई भी हो। अब सवाल ये है कि अगर इस दफा हुआ है या नहीं हुआ, मैं आपसे उस प्रेमिस पर चलता हूँ। अगर हम मान लेते हैं हुआ है, तो वो तभी हुआ है कि किसी ने शो ऑफ फोर्स किया, तो एक थर्ड फोर्स आई, उन्होंने कहा कि देखें इधर लोग आए हुए हैं, जितने भी आए हुए, मैं कहता हूँ 100 बंदा क्यों ना हो, सिंबॉलिक होता है, और उस तरफ जो है उधर गवर्नमेंट है, तो किसी थर्ड फोर्स ने इंटरवीन किया। लेट्स से अगर इमरान खान साहब अकेले गाड़ी में बैठते आ जाते तो किसी ने भी इंटरवीन करना था। ऑफ कोर्स देयर वाज नो शो ऑफ दोनों केसेस में we need to understand that there is a pressure that is being deployed by Imran Khan, और वो pressure create हो रहा है इन situations में, इस treacherous weather में। जितना भी 1000, 2000, 10,000 जो भी उसका फिगर आप ले लें, बंदे अगर निकल रहे हैं वो certainly for a cause निकल रहे हैं। और इस दफा मैंने तो थोड़ा फिर के देखा, दो I was not part of it, क्योंकि हम मुखला तो सिर्फ हम काले कोट के सके और हम किसी चीज को उसका नहीं रिलेट कर सकते, बट उसमें जो मैंने चीज देखी है वो ये कि people were genuinely part of that। So of course political forces भी इसको देखती हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी इसको देखती है, हर चीज देखती है कि मुल्क में कोई एनार्की या कोई ऐसी सिचुएशन जिसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान साहब के ऊपर बिल्कुल है कि वो इस चीज को कंट्रोल करें। मकसद पावर नहीं है, मकसद ये है फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो वो कह रहे हैं। देखें, दूसरी तरह भी देखें तो ये पाकिस्तान का प्रॉब्ली फर्स्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है जो सक्सीड हुआ है, और उस नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद अगर कोई गवर्नमेंट आई है तो उस गवर्नमेंट की कोई क्रेडिबिलिटी उस तरह से नहीं होगी। नो डाउट वो आईनी है, आईनी बहुत सारी चीजें, आइन में तो आर्टिकल 245 भी है कि फौज डिप्लॉय कर दे, आइन में तो आर्टिकल 6 भी है, आइन में बहुत सारे आर्टिकल, जरूर उनका मतलब ये नहीं है कि उन आर्टिकल्स को आप इम्प्लीमेंट करें तो वो सक्सेसफुल भी हो और पब्लिक आए में उनकी परसेप्शन भी ठीक हो। मैं समझता हूँ इस वक्त एक फ्रेश मैंडेट की जरूरत है, और वो फ्रेश मैंडेट अगर आ जाएगा तो दोनों तरफ सुकून आ जाएगा। और उस फ्रेश मैंडेट के साथ साथ एक और बहुत बड़ी बात है कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के बगैर वो मैंडेट आए, कोई थर्ड फोर्स उस पर ना इंटरफेयर करे, कोई आरटीएस सिस्टम मत बैठे, कुछ जो आपके ये हैं जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं वो उसमें इंटरवीन मत करें, जुडिशरी मत करे, और एक इलेक्शन करवा दें। फिर जो भी आता है अवाम जाने, आइन जाने और उनका काम जाने। लेकिन बैरिस्टर साहब, इस वक्त सवाल तो इलेक्शन रह ही नहीं गया ना, बात तो इससे बढ़ गई है। इलेक्शन हर कोई चाहता है हमारी मर्ज़ी का हो। अभी जो कानून साजी हुई है, ये मौजूदा जो पार्टीज़ हैं हुकूमत में, रूलिंग पार्टीज़, ये नहीं चाहती EVM का इस्तेमाल हो। ओवरसीज़ के हवाले से क्वेश्चन मार्क्स हैं। खान साहब ऐसा इलेक्शन कबूल ही नहीं करते और फिर सड़कों पर होते हैं। फिर कौन सा मामलात इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे? तो अदम इस्तेहकाम हर सूरत में रहेगा। हर कोई चाहता है कि मेरी मर्ज़ी से इलेक्शन हो,
मेरे वक्त के मुताबिक हों और मेरी मर्जी के नताइज आएँ, तब वो इलेक्शन काबिल कबूल है। मुल्क की सियासत तो इस नहज पर पहुँच चुकी है अनफॉर्चुनेटली। सर आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है। देखिए जो लेजिस्लेशन पाकिस्तान में हुई है, पहली तो बात यह है कि ऑर्डिनेंस के मैं सख्त खिलाफ हूँ। पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट में ज्यादातर ऑर्डिनेंस पर रिलाई किया, जो कि मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। दूसरी बात, जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस में इन्होंने ऑर्डिनेंस के थ्रू चेयरमैन नैब को एक एक्सटेंशन टाइप दी थी, वो भी गलत थी। और जो कुछ आज थ्रू लेजिस्लेशन हो रहा है उसकी भी इंटेंट साफ नहीं है। ओवरसीज वोटर्स के लिए दुनिया में अब वोटिंग जा रही है ऑनलाइन, ये जैसे भी लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, हाई कोर्ट की 3 जजमेंट है जिसमें है कि ओवरसीज वोटर्स का राइट टू वोट इज अ फंडामेंटल राइट। अब राइट टू वोट का मतलब ये नहीं है कि हर आदमी जहाज पे बैठ के इधर आए और वोट करे, आपने उनके लिए फैसिलिटेट करनी सिचुएशन। तो अगर इफ देयर वाज एनी फैसिलिटेशन दैट कुड हैव बीन डन, तो आप डन अब शुक्र है 70 लाख से ऊपर पाकिस्तानी है, बल्कि आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर बट इट्स अराउंड ये टाइम है। तो आप उनको जब सिस्टम से बाहर रखेंगे तो सिलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी होगी। तो मैं समझता हूं पहले पीटीआई ने भी और अब जो ये लेजिस्लेशन हो रही हैं, देखें ना, आके सबसे पहले जो 3 काम किए गए हैं, एक पे सुओ मोटो हो गया, दूसरी लेजिस्लेशन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है जिसको भी चैलेंज किया जाएगा, तीसरी लेजिस्लेशन थी ओवरसीज वोटर्स। क्या एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है जिसको हम मान लेते हैं मैंडेट लेके आई है, उसके लिए यही 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम थे कि आप सबसे पहले आके प्रोसिक्यूशन जो है उसको चेक करें, उनके बंदे चेंज करें, हर चीज करें जिस पर सुओ मोटो ऑलरेडी हो चुका है। तो ये चीजें हैं आपका इल इंटेंट शो करती हैं। बट एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड हिस्ट्री एंड ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन, मैं समझता हूं उनके पास राइट है, वो इख्तियार है, वो असेंबली में बैठे हैं। इन चीजों का फैसला भी अवाम ही करेगी कि ये वोट सही था या गलत था। अदालतों को कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर आप इंटरफेरेंस मत करें और ना जाएं इन लेजिस्लेशन को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, अवाम फैसला करेगी कि इन्होंने लेजिस्लेशन अच्छी की है या नहीं की, या पाकिस्तान की प्रेडोमिनेंट मेजॉरिटी बिलीव करती है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो राइट महरूम किया गया वो सही है या गलत है, वो वोट करके बता देंगे। वो किस तरह बताएंगे बैरिस्टर साहब? सवाल तो ये है, अवाम किस तरह से बताएंगे? सर अवाम 2 फॉर्म्स में बता सकती है। इमिनेंटली तो बताएगी इन फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, जो कि इमरान खान साहब ने 6 दिन की कॉल दी और अल्लाह ना करे हमें उस कॉल पे जाना पड़े किसी को भी, क्योंकि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए वो कोई इतनी अच्छी बात नहीं है कि सड़कों पे लोग आए। दूसरी बात ये कि अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं और पीटीआई एग्री कर जाती है कि लेजिस्लेशन को चैलेंज नहीं करना, तो अवाम ऑटोमेटिकली वोट आउट करेगी उन लोगों को जो इस किस्म के फैसले करते हैं, जिसमें आपके समंदर पार पाकिस्तानी जिनकी रेमिटेंस के ऊपर हम यहाँ चल रहे हैं, जिन पाकिस्तानियों की बहुत मेहरबानी है इस मुल्क के ऊपर। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सलमान आबिद साहब की जानिब जाऊंगा कि यहाँ पे बैठा हुआ जो पाकिस्तानी है, ये कंसर्न करता है सलमान आबिद साहब आपको, मुझे, मुबशिर भाई को, बैरिस्टर साहब को, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक मिल रहा है या नहीं? मुझे तो अपने वोट से लेना देना है, उसके जज्बात तो वही समझता है, कितना वो अटैच है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से, कितना वो उसका दिल बर्दाश्ता होगा अगर उसको हक नहीं मिलता। यहाँ की अवाम इस बुनियाद पे क्या वोट अपना देंगे या सड़कों पर आएंगे कि जी ओवरसीज़ को वोट का हक दें या नहीं? पीटीआई का हार्डकोर सपोर्टर आएगा, एक आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ेगा? ये तो डिपेंड करता है ना कि इमरान खान साहब क्या डिमांड करते हैं। क्या वो पाकिस्तानी वोटरों को कहते हैं कि अब आप इस इलेक्शन का बाइकाट कर दें क्योंकि इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं है? अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पीटीआई ने इलेक्शन तो लड़ना है, उनको वोट तो पड़ेगा, फिर वो आएंगे तो अगली दफ़ा कानून साजी कर लीजिएगा। मेरा ख्याल है कि देखिए बात बड़ी बुनियादी सी है। एक हुकूमत के पास ये राइट था, उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट राइट ऑफ वोट किया। एक हुकूमत के पास ये राइट था कि वो समझते थे कि ये नहीं होना चाहिए, उन्होंने नहीं दिया, और उनके बकौल हमें यहाँ पे मखसूस नशिस्तें मुख्तस कर देनी चाहिए थी। और पार्लियामेंट और ये जो डेमोक्रेसी है ये अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर चलती है, ये फैसले आ गए। अभी इसको ये पता कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होते हैं नहीं होते हैं, या आगे जाके देखा जाएगा। लेकिन बुनियादी बात यह है कि क्या पाकिस्तान की इस वक्त की पॉलिटिक्स एक बड़ी सियासी महाजराई की मुतमहिन हो सकती है? क्या हम एक टकराव की सियासत में जा सकते हैं? इस वक्त तो कैफियत अमली तौर पर यह है, आप इंतखाबात करवाएं, इंतखाबात ना करवाएं, दोनों सूरतों में पाकिस्तान की सियासत इस वक्त टकराव के दरमियान खड़ी हुई। अभी इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि वो मंडे को एक पटिशन देकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि हमें डेमोन्स्ट्रेट करने से रोका जा रहा है जो हमारा आईनी और जमहूरी हक है।
और वो इसलिए रोका जा रहा है कि पहले से कह दिया गया है कि दफ़ा 144 लगा रहे हैं, इस्लामाबाद में कोई इज्तिमा नहीं हो सकता, इस्लामाबाद में आप इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इस वजह से अब ये गेंद जो है इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में डाल दी है कि सुप्रीम कोर्ट उनको ये राइट दे और बाउंड करे हुकूमत को कि वो किसी किस्म की रुकावटें पैदा ना करें और उनको इस्लामाबाद आने दें। लेट्स सी के कोर्ट जो है वो क्या फैसला करती है। यानी हमारे यहाँ सियासतदान जो है, चाहे वो हुकूमत में और अपोजिशन में, अपने फैसले खुद करने की बजाय मामलात को कोर्ट में लेकर चले जाते हैं। अब अगर कोर्ट उनको रिलीफ देती है तो यही हुकूमत अदालतों पर तनकीद करेगी कि जनाब ये सियासी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं, तो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। एक बात। दूसरी बात देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि ये जो धरना खत्म हुआ है ये किसी पॉलिटिकल आइसोलेशन में खत्म नहीं हुआ, कहीं ना कोई बातचीत तो हुई थी जिसके नतीजे में उनको ये वापस जाना पड़ा है। अब ये नतीजा 6 दिन में देखते हैं कि क्या निकलता है और क्या नहीं निकलता। लेकिन मैं जितना इमरान खान साहब को जानता हूँ, इमरान खान साहब घर नहीं बैठेंगे, वो यकीनी तौर पे हुकूमत को बहुत टफ टाइम देंगे। चाहे वो धरना दें, चाहे वो लॉन्ग मार्च करें, चाहे वो वैसे एहतजाज करें, वो इस हुकूमत को चैन से नहीं बैठने देंगे और हुकूमत इमरान खान को चैन से नहीं बैठने देगी। दोनों एक दूसरे को बड़ा हरीफ समझते हैं और दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डेफिसिट है, इसलिए टकराव की सियासत तो रहेगी। और ये मैं आपको बता दूं, जब ये मुबशर बुखारी साहब कह रहे थे कोई ऐसी गिद्दड़ सिंगी नहीं है इस हुकूमत के पास कि ये अगले 8-10 महीनों में लोगों को माशी रिलीफ दे देगी। आप देखिए कि आने वाले दिनों में जो माशी दबाव बढ़ना है, बहुत ज़्यादा बढ़ना है, मैं आपको बताऊं। और ये जो पेट्रोल की कीमतों में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा 30 रुपये इजाफा हुए, अब 10 दिन ठहर जाएं, 20 रुपये और बढ़ने हैं और उसके बाद 10 रुपये और बढ़ने हैं। ये 210-205 रुपये पे जाके रुकेगा, फिर उसके बाद ये आगे चलेगा। तो ये जो माशी बोझ बढ़ना है, उसमें आवाम को माशी रिलीफ कहाँ से मिलेगा, मुझे बताइए ना। इसलिए ये कहना कि जी शहबाज शरीफ साहब को माशी रिलीफ निकालना चाहते हैं, वो तो निकलने वाला नहीं है। और यही वजह है कि आप देखिए जो वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल हैं, उनके बारे में सागदार ने लंदन से बैठ के कहा ये तो एक फैक्ट्री ऑनर है, इसको क्या पता मईशत क्या होती है जो मईशत को चला रहा है, यानी अपने ही वजीर के खिलाफ बरस पड़ा है। और खकान अब्बासी साहब कहते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था ये हुकूमत ना लें, ये हमारे लिए दर्द सर बन जाएगी, इसकी भारी कीमत हमें इलेक्शन पॉलिटिक्स में अदा करनी पड़ेगी। अब जो इस वक्त बोझ है, यानी अब देखिए ना, इमरान खान की कारकर्दगी इशू नहीं होगा। अब जब भी इलेक्शन होंगे, चाहे 6 महीने बाद हो, 8 महीने बाद हो, 10 महीने बाद हो, लोग इमरान खान की कारकर्दगी डिस्कस नहीं करेंगे, लोग शहबाज शरीफ की कारकर्दगी को डिस्कस करेंगे, हुकूमत की कारकर्दगी को डिस्कस करेंगे कि आप बताइए आपने 1 साल के अंदर या 10 महीनों में या 8 महीनों में या 6 महीनों में क्या ऐसा काम किया जिससे लोगों को रिलीफ मिला है। इसलिए अगले इलेक्शन के अंदर सबसे बड़ी जो मेजर जिसे कहते हैं वर्स्ट पोजीशन पे कोई जमात खड़ी होगी, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खड़ी होगी, क्योंकि कोई ऐसा जादू हमारे पास नहीं है जिससे आप लोगों को बड़ा माशी रिलीफ दे सकें। आप कीमतों पे, जो आज की कीमतें, उस पर भी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे आने वाली दिनों में। आप देखिए ना, 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा है, साथ ही हर चीज़ महंगी हो गई है। तो इसलिए मुझे लगता यह है कि हुकूमत भी एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, पीटीआई जो है वो खुद भी एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, वो इसको हुकूमत को मार्जिन नहीं देना चाहती, इसलिए वो आगे। और सबसे ज़्यादा परेशानी तो एस्टैब्लिशमेंट के अपने हल्कों में है कि ये जो सारा हुकूमत चेंज हुई है, उसके बाद जो सिनेरियो बन रहा है वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, क्योंकि रियासत सबसे पहले है, सियासत तो बाद में आएगी। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मईशत के कॉन्टेक्स्ट में रियासत के लिए है कि किस तरह से मईशत को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जो इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है वो जाहिर नहीं करती कि ये मईशत को आगे लेके जाने वाली बातें हो। सियासत के अंदर इतने उलझ गए हैं कि सब अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं, अपनी अपनी दुकान लगा के बैठ गए हैं, जिसमें कौमी मफाद, कौमी मईशत का जो सवाल है वो तो बहुत पीछे रह गया है। तो इसलिए मुझे लगता यह है कि आने वाले दिनों में टकराव की सियासत बहुत ज़्यादा होगी। आप देखिएगा कि जो अगर इलेक्शन भी करवाने जाएंगे पर जो बहुत से अमूर पे इत्तेफाक होना ये बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए देखते हैं कि अब आने, और ये राइट सलमान आबिद साहब पॉइंट आ गया। मैं जरा आगे मुबशर बुखारी साहब की जानिब बढ़ूंगा। अदालत पे डाल रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट पे डाल रहे हैं, हुकूमत पे डाल रहे हैं, यानी उन्होंने बाकी फरीकैन को भी इनवाइट किया कि आप बैठ के इसके अंदर अपना किरदार अदा। ठीक मुबशर साहब ये बताइएगा, ये सारे के सारे जो मामलात हैं, चीज़ें हैं, ये मुशावरत से, डिस्कशन से ऑन द टेबल हल हो सकती। हुज़ रिस्पॉन्सिबल? क्या सारी सियासी जमातों को मोर्द इल्ज़ाम आप ठहराएंगे? ये खान साहब हैं क्या सिर्फ जो नहीं किसी के साथ बैठना चाहते, और ये मामलात इतने उलझते जा रहे हैं? अब जब भी इलेक्शन हो, इलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी बन गया हुआ है, बना रहेगा, एक नहीं तो दूसरी जमात को काबिल कबूल नहीं होगा। जो एक अनरेस्ट की सिचुएशन मुल्क में पैदा हुई थी, कई साल गुजर गए, चाहे पीटीआई की गवर्नमेंट आई, एक स्टेबिलिटी जब तक नहीं आएगी, हम स्टेबल इकॉनमी, बाकी मामलात स्टेबल कैसे देखेंगे? और कोई सूरत इसकी नज़र नहीं आ रही। अब मीडिएटर्स की अगर हम बात करते हैं, जो अगर कोई लॉन्ग मार्च या धरने को कैंसिल करा सकते हैं, बाकी चीज़ें, तो कुछ मीडिएटर्स ये रोल नहीं प्ले कर सकते कि वंस एंड फॉर ऑल सारों को बिठा के चीज़ें सॉर्ट आउट कर दी जाएँ ताकि मुल्क आगे बढ़े?
एक तो अरसलान भाई, सलमान आबिद साहब ने क्या फरमाया बिल्कुल मुझे नहीं सुनाई दिया, इसलिए कोई बात रिपीट हो रही हो या कन्फ्लिक्टिंग हो तो एडवांस में माजरत। बड़ा अजीबोगरीब सानहा है हम लोगों के साथ, हमसे मुराद अवाम। यहाँ पे जब आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, वो PMLN हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, JUIF हो या इमरान खान साहब हो, जब आपने सड़कों पे अपनी पॉलिटिक्स चमकानी होती है तो आपको ज़रूरत पड़ती है अवाम की, और आप अवाम को घरों से निकाल के उन पे बेटन चार्ज करवाते हैं। वो बेचारे टीयर गैस फेस कर रहे होते हैं, तशद्दुद का सामना कर रहे होते हैं, कई अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं, मैं तो खैर उन्हें कहूँगा शहीद हो जाते हैं। लेकिन जब इस तरह के मामलात आते हैं कि जब आपने कोई डिसीजन लेना होता है इम्पोर्टेंट, जैसे PTI ने डिसीजन लिया और सडनली बहुत सारे पंजाब से जो उनके लीडर्स हैं वो इस बात पे हैरान रह गए कि जनाब उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। यही बात मैं करूँगा, PDM के अंदर आप टॉप लीडरशिप जो है उसके साथ सिर्फ डिस्कशन करते हैं, बाकी भी लीडर बैठे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। चूँकि हम जब किसी और दूसरे इंपॉर्टेंट बंदे से जो MNAs या MPAs होते हैं जब बात करते हैं तो यकीन कीजिए वो भी टेवे ही लगा रहे होते हैं और उन्हें भी नहीं पता होता क्या है। तो ये कौन लोग हैं जो बीच में आके मीडिएशन कर रहे हैं? मतलब अगर आप किसी रिटायर्ड जज का नाम ले रहे हैं, रिटायर्ड जनरल का नाम ले रहे हैं, बिजनेस मैन की बात करें, हु आर दे? वो क्यों आते हैं बीच में? ये लीडरशिप का कसूर है। लीडरशिप को ऐसे डिसीजन में अवाम के पास जाना चाहिए। जब वो अवाम को सड़कों पे लाते हैं तो अवाम के पास जाना चाहिए, और उनके पास जाने का बेहतरीन तरीका ये है, आजकल तो इमरान खान साहब ट्विटर स्पेस यूज़ कर रहे हैं जिसमें 1.5-2 लाख बंदा उनका फॉलोअर बैठा होता है। क्यों नहीं वो स्पेस यूज़ करते? उनसे राय क्यों नहीं लेते? चलिए उनको भी छोड़िए, अपने सारे लीडर्स को, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी ऑफिस बेरर हैं उनसे तो आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। और मैं यही बात कहूँगा रूलिंग कोalition से कि आप ये क्यों बात सुनते हैं इन रिटायर्ड लोगों की या बिजनेसमैन की? वो अवाम का मैंडेट कैरी नहीं करते। एक तो ये बात, ये मेरा बहुत बड़ा मतलब कथारसिस किया है मैंने। दूसरा, स्टेबिलिटी कैसे आएगी? देखिए आपने खुद इरशाद फरमाया अरसलान साहब कि जब तक आप इलेक्शन को फेयर नहीं बनाते, उसके तरीका है कार है। मेरे नज़दीक तो एक बड़ा आसान सा तरीका है, जो फॉर्म 45 होता था उस पे अगर एक नंबर 1 काउंटिंग जो है तमाम कैंडिडेट्स जो मेजर पार्टीज़ के हैं उनके एजेंट्स की मौजूदगी में हो, और जो फॉर्म 45 है उन पे सिग्नेचर उनके लिए जाएं, उसके बाद वही फॉर्म 45 पे स्टैम्प की जाए जो भी स्टेट ऑफिशियल उधर बैठा है, और वो एक जैसे फॉर्म सबको दे दिए जाएं। अगर आप इतना ही इंश्योर कर लें तो बहुत हद तक फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है मैं ना मानूं, और यहाँ पे होती भी हैं ऐसे मामलात। RO इलेक्शन कहा जाता है, वो RTS बैठ जाता है, फिर हम आप जैसे लोगों के साथ 7-7 घंटे बैठे रहते हैं। जब तक ये मामलात रहेंगे तब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और जो आपने कहा, कोई भी ऐसा बंदा जो अवामी नहीं है वो इनको इकट्ठा नहीं कर सकता। यहाँ पे नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम जैसे सियासतदानों की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अब ऐसा कोई सियासतदान मौजूद नहीं। हाँ, अगर कोई एक आध बंदा जो मुफाहमत की बात कर सकता है और आगे बढ़ सकता है, उनका नाम है आसिफ जरदारी। जैसे आपने देखा अपने वर्स्ट एनिमीज़ को भी वो अपने साथ ले आए। जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने चौधरी परवेज़ इलाही का नाम मेंशन किया था खात में, वही चौधरी परवेज़ इलाही को वो अपने साथ उठा के गवर्नमेंट में ले आए। लेकिन इमरान खान साहब मानेंगे या नहीं तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन मैं ये कहूँगा खान साहब को वो वक्त याद करना चाहिए जब खान साहब पीपल्स पार्टी के साथ, पॉइंट आ गया आपका, ANP के साथ पॉइंट आ गया सर। इट्स अबाउट टाइम। मेरे ख्याल से तशद्दुद, तसादुम, अदम बर्दाश्त, इसकी गुंजाइश मुल्क में ख़त्म होती जा रही है। बैठ के मसाइल के हल की जानिब बढ़ने की इस वक्त सबको इंतहाई अहम चीज़ है ये, और बहुत ज़रूरत भी है मुल्क की कि कब तक इस तरह अदम बर्दाश्त के इस रवैये को आगे चलाया जा सकता है और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आई थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल। इट्स अबाउट टाइम कि सब ये रियलाइज़ करें कि साथ बैठने की ज़रूरत है, मुशावरत के साथ, और फिर जब भी दुरुस्त वक्त हो इंतखाबात में जाने का जाया जाए, ताकि एक मैंडेट मिले जिसको अपना वक्त पूरा करने दिया जाए और वो फिर जवाबदेह हो और अवाम के मसाइल को हल करे। वक्त की आम ज़रूरत ही है, ये उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। आज के प्रोग्राम से इतने। इरशाद खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।